डिजाइन की दुनिया में अक्सर एक सवाल उठता है, रचनात्मकता और अनुशासन, इन दोनों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए? क्या नियम आपकी क्रिएटिविटी को उसे बांधते हैं या फिर उसे उड़ने के लिए एक लॉन्च पैड देते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे ग्राफिक डिजाइन फॉर डमीज किताब के 9वें चैप्टर के जरिए। विषय है ग्रिड सिस्टम और पेज लेआउट। और ये सिर्फ लाइंस और बॉक्सेस के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक मजबूत ढांचा किसी भी डिजाइन को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि असरदार और समझने में आसान भी बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे नियम तोड़ने के लिए पहले नियम जानना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। नए डिजाइनर्स अक्सर ग्रिड शब्द सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई पिंजरा है जो उनकी रचनात्मकता को कैद कर लेगा। लेकिन असल में ग्रिड एक नक्शे की तरह है। ये आपको बताता नहीं कि कहाँ जाना है, पर ये आपको भटकने से बचाता है। ये एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट और इमेज को सही जगह पर जमाने में मदद करता है ताकि देखने वाले का सफर आसान हो। और किताब की शुरुआत में ही एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि लोग पढ़ते कैसे हैं। वो एक एक शब्द नहीं पढ़ते, वो स्कैन करते हैं। उनकी नजर पहले बड़ी हेडिंग, दिलचस्प तस्वीरों और कीवर्ड्स पर जाती है। एग्जैक्टली। और यही ग्रिड का असली जादू काम आता है। एक अच्छा ग्रिड डिजाइनर को जानबूझकर फोकल पॉइंट्स बनाने में मदद करता है। ये तय करने में मदद करता है कि देखने वाले की नजर पहले कहाँ जाएगी, फिर कहाँ और उसके बाद कहाँ। ये एक तरह से अराजकता में एक व्यवस्था लाता है। तो चलिए इस व्यवस्था की बनावट को समझते हैं। किताब में एक कुक बुक का उदाहरण दिया गया है जो ग्रिड के अलग अलग हिस्सों को समझने के लिए मुझे लगता है काफी अच्छा है। तो एक पेज को एक तस्वीर के फ्रेम की तरह सोच सकते हैं जिसके चारों तरफ बॉर्डर होता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। वो बॉर्डर ही हमारे मार्जिन्स हैं। पेज के बाहरी किनारे पर जो खाली जगह है वो है आउटर मार्जिन। ये इसलिए जरूरी है ताकि जब कोई किताब या मैगजीन पकड़े तो उसका अंगूठा टेक्स्ट के ऊपर ना आए। और ऊपर नीचे की खाली जगह का क्या? वो टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन है। ये सब मिलकर कंटेंट को सांस लेने की जगह देते हैं, उसे पन्ने पर घुटन महसूस होने से बचाते हैं। बॉटम मार्जिन में अक्सर पेज नंबर या चैप्टर का नाम जैसी जानकारी डाली जाती है। अच्छा, और उस फ्रेम का क्या जहाँ दो पन्ने आपस में जुड़ते हैं? उसे इनसाइड मार्जिन कहते हैं, या ज्यादातर डिजाइनर्स उसे गटर बुलाते हैं। ये बाइंडिंग वाली जगह है। किताब बताती है कि परफेक्ट बाउंड किताबों में जहां पन्नों को ग्लू से चिपकाया जाता है, ये गटर थोड़ा चौड़ा रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि जब आप किताब खोलें और पन्ने बीच से मुड़ें, तब भी अंदर का कंटेंट आसानी से पढ़ा जा सके, वो बाइंडिंग में छिप ना जाए। ये तो हुई किनारों की बात, लेकिन कंटेंट के अंदर भी तो खाली जगह होती है, जैसे दो कॉलम्स के बीच में। हाँ, उसे इंटर कॉलम स्पेस कहते हैं। इसका भी काम गटर जैसा ही है, लेकिन ये टेक्स्ट के दो ब्लॉक्स को आपस में टकराने से रोकता है। अगर ये स्पेस ना हो तो हमारी आंखें एक कॉलम की आखिरी लाइन से दूसरी की पहली लाइन पर कूद सकती हैं, जिससे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किताब में दो और दिलचस्प शब्दों का जिक्र है, बेस लाइन ग्रिड और हैंग लाइन। एक मिनट, हैंग लाइन, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ लटकाया जा रहा हो। इसका असल में क्या मतलब है? आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। हैंग लाइन एक अदृश्य हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पेज के ऊपरी हिस्से में, जिस पर आप तस्वीरों या टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपरी किनारे को लटकाते हैं। इसका फायदा यह है कि जब कोई किताब के पन्ने पलटता है तो उसे हर पेज पर एक जैसी विजुअल लय दिखती है, चीजें बेतरतीब नहीं लगती। और बेसलाइन ग्रिड? बेसलाइन ग्रिड हैंग लाइन का निचला साथी है, कह सकते हैं। ये भी पतली पतली हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक सेट है जो नोटबुक के पन्नों की तरह दिखता है। इसका सिर्फ एक काम है, ये पक्का करना कि अलग अलग कॉलम्स में लिखा टेक्स्ट एक ही सीध में बैठा हो। जब आप एक पेज को देखते हैं जहां टेक्स्ट की लाइनें ऊपर नीचे होती हैं, तो वो थोड़ा बिखरा हुआ और अनप्रोफेशनल लगता है। बेसलाइन ग्रिड उस बिखराव को खत्म करके एक साफ सुथरी सफाई ले आता है। तो ये तो हुआ ग्रिड का पूरा ढांचा, लेकिन क्या हर डिजाइन के लिए एक ही तरह का ढांचा काम करता है? एक मैगजीन और एक वेबसाइट का लेआउट तो बहुत अलग होता है। बिल्कुल नहीं, और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प होती हैं। कंटेंट और मीडियम के हिसाब से सही ग्रिड चुनना सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। किताब में कुछ मुख्य प्रकारों पर बात की गई है। सबसे आम है कॉलम ग्रिड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पेज को वर्टिकल कॉलम्स में बांटता है। अखबार और मैगजीन इसी का क्लासिक उदाहरण है ना? हाँ, ये उन लेआउट्स के लिए बेहतरीन है
जहाँ टेक्स्ट ज्यादा होता है और जानकारी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। किताब में 3 पैनल वाले ब्रोशर का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने हर पैनल को 2 और कॉलम्स में बांटा है। इससे उन्हें कुल 6 छोटे-छोटे कॉलम्स मिल गए। अब उनके पास लचीलापन है। वे चाहें तो एक बड़ी तस्वीर को 3 कॉलम में फैला सकते हैं और बाकी 3 में टेक्स्ट डाल सकते हैं, या हर कॉलम में छोटी-छोटी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन तब क्या, जब सिर्फ टेक्स्ट ना हो बल्कि तस्वीरें, वीडियो और ग्राफिक्स भी हो, क्या तब भी कॉलम्स काफी होते हैं या हमें और ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। और वहीं पर मॉड्यूलर ग्रिड काम आता है। ये कॉलम ग्रिड का कह सकते हैं अगला लेवल है। इसमें वर्टिकल लाइंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं, जो पेज को बराबर साइज के सेल्स या मॉड्यूल्स में बांट देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद इंस्टाग्राम की प्रोफाइल स्क्रीन है। हर फोटो एक मॉड्यूल है और सब मिलकर एक साफ व्यवस्थित ग्रिड बनाते हैं। इससे तुरंत पता चल जाता है कि ये एक फोटो गैलरी है। बिल्कुल सही। इंस्टाग्राम इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये ग्रिड बहुत लचीला होता है। आप एक मॉड्यूल में तस्वीर डाल सकते हैं, 2 में टेक्स्ट और 4 को मिलाकर एक बड़ा ग्राफिक दिखा सकते हैं। ये पोस्टर्स, एनुअल रिपोर्ट्स या किसी भी ऐसे डिजाइन के लिए शानदार है जहां अलग-अलग तरह के कंटेंट को एक साथ दिखाना हो। किताब में एक और ग्रिड का जिक्र है जो इन दोनों से काफी अलग लगता है, हायरार्किकल ग्रिड। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये नियमों को थोड़ा तोड़ता है। कॉलम और मॉड्यूलर ग्रिड में हम पहले एक ढांचा बनाते हैं और फिर उसमें कंटेंट फिट करते हैं। हायरार्किकल ग्रिड में उल्टा होता है। ग्रिड कंटेंट के हिसाब से ढलता है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। ये एक तरह से डिजाइनर को कहानी कहने की आजादी देता है। किसी न्यूज वेबसाइट का होम पेज सोचिए। दिन की सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन सबसे बड़ी होती है और उसकी तस्वीर भी सबसे ज्यादा जगह लेती है। उससे कम जरूरी खबरें छोटे ब्लॉक्स में होती हैं। यहाँ कोई बराबर साइज के कॉलम या मॉड्यूल नहीं है। ग्रिड पूरी तरह से जानकारी के महत्व पर आधारित है। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जानकारी को प्रायोरिटी देने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये पढ़ने वाले की नजर को गाइड करता है कि देखो, ये सबसे जरूरी है। और आज के डिजिटल जमाने के लिए शायद सबसे जरूरी ग्रिड है रिस्पॉन्सिव ग्रिड। ये तो हर वेबसाइट डिजाइनर के लिए जानना जरूरी है। इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। रिस्पॉन्सिव ग्रिड कोई अलग तरह का ग्रिड नहीं, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि ग्रिड को स्क्रीन के साइज के हिसाब से बदलना चाहिए। जो वेबसाइट आपके लैपटॉप पर 3 कॉलम में दिखती है, वही आपके फोन पर 1 कॉलम में बदल जानी चाहिए, ताकि उसे पढ़ने के लिए जूम न करना पड़े। और ये होता कैसे है? किताब में ब्रेक पॉइंट्स और मीडिया क्वेरीज का जिक्र है, जो सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। आसान भाषा में कहें तो डिजाइनर कोड में ये नियम सेट कर देता है कि अगर स्क्रीन की चौड़ाई 768 पिक्सल से कम हो जाए तो लेआउट को 3 कॉलम से बदलकर 2 कॉलम में कर दो। वो 768 पिक्सल ही हमारा ब्रेक पॉइंट है। और मीडिया क्वेरी वो कोड का टुकड़ा है जो लगातार स्क्रीन के साइज को जांचता रहता है और सही ब्रेक पॉइंट आने पर लेआउट बदल देता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक मैनेजर है जो सुनिश्चित करता है कि आपका डिजाइन हर डिवाइस पर अच्छा दिखे। तो हमने ग्रिड का प्रकार चुन लिया। अब असली काम शुरू होता है, पेज को डिजाइन करना। किताब इस पर जोर देती है कि डिजाइन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी कदम है अपने कंटेंट को समझना। ये सबसे बड़ी गलती है जो नए डिजाइनर्स करते हैं। वे सीधा सॉफ्टवेयर खोलकर सुंदर चीजें बनाने लगते हैं, बिना ये सोचे कि उन्हें दिखाना क्या है। किताब कहती है, पहले अपने कंटेंट की लिस्ट बनाइए। आपके पास कितनी तस्वीरें हैं, कितना टेक्स्ट है, क्या कोई ग्राफ या चार्ट है, और सबसे जरूरी, इसमें हीरो कौन है, कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आप चाहते हैं कि लोग जरूर देखें। आपका पूरा डिजाइन उसी हीरो एलिमेंट के इर्द गिर्द बनना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और सुझाव है, कंप्यूटर पर जाने से पहले कागज पर छोटे छोटे रफ स्केच बनाना, जिन्हें थंबनेल स्केच कहते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी मदद करता है। आपको परफेक्ट ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे बक्से बनाइए और अंदाजा लगाइए कि अगर तस्वीर बड़ी होगी तो लेआउट कैसा दिखेगा, या अगर टेक्स्ट ज्यादा हुआ तो कैसा लगेगा। 5 मिनट में आप 10 अलग अलग आइडियाज आजमा सकते हैं। इससे आपका बहुत समय बचता है और आप डिजाइन बनाने से पहले ही संभावित समस्याओं को देख सकते हैं। एक बार लेआउट तय हो जाए, फिर आती है निरंतरता की बात। ये एक ऐसी चीज है जहां अक्सर लोग भटक जाते हैं। किताब में लेखक ने आतिशबाजी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। ये बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, आप एक फायरवर्क शो देख रहे हैं। शो की एक लय है, एक पैटर्न है। हर कुछ सेकंड में एक रॉकेट ऊपर जाता है, एक पॉप की आवाज आती है और फिर आसमान में एक धमाका होता है। ये पैटर्न आपके अंदर एक उम्मीद जगाता है। आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और फिर
ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले सब कुछ शांत हो जाता है। एग्जैक्टली वो जो 2-3 सेकंड की खामोशी होती है वो सबसे शक्तिशाली पल होता है। वो उस पैटर्न को तोड़ता है जो अब तक बना हुआ था, और क्योंकि वो पैटर्न टूटा है आपका पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। फिर जब ग्रैंड फिनाले शुरू होता है तो उसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। डिजाइन में भी निरंतरता यही काम करती है। आप एक विजुअल पैटर्न बनाते हैं, हेडिंग हमेशा एक ही साइज और रंग की होती है, तस्वीरें हमेशा एक ही जगह पर होती हैं। इससे पाठक को एक आराम मिलता है। और फिर जब आपको किसी चीज पर सच में ध्यान खींचना होता है तब आप उस पैटर्न को जानबूझकर तोड़ते हैं। बिल्कुल, आप अचानक एक पेज पर बहुत बड़ी तस्वीर डाल देते हैं या टेक्स्ट का रंग बदल देते हैं, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। ये तुरंत देखने वाले का ध्यान खींचता है। ये आपका ग्रैंड फिनाले मोमेंट है। लेखक ने यहाँ अपनी जवानी की एक गलती भी बताई है जो मुझे लगता है कि हर नए डिजाइनर को सुननी चाहिए। हाँ, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की तो वो हर पेज पर कुछ नया और एक्सप्रेसिव करने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि हर पेज एक अलग कैनवस है और उसे मास्टरपीस बनाना है। नतीजा ये हुआ कि पूरी किताब या मैगजीन एक सर्कस जैसी लगती थी, जहां हर तरफ कुछ ना कुछ चिल्ला रहा था। कोई भी चीज यादगार नहीं बन पाती थी क्योंकि कोई स्थापित पैटर्न ही नहीं था जिसे तोड़ा जा सके। सबक यह है कि अगर सब कुछ चिल्लाएगा तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। ये बहुत गहरी बात है और इसी से जुड़ी दो और चीजें हैं, अलाइनमेंट और वाइट स्पेस। अलाइनमेंट तो डिजाइन का आधार है। किताब में एक बहुत काम का नियम बताया गया है। अगर दो चीजें लगभग एक सीध में हैं तो उन्हें पूरी तरह से एक सीध में कर दें। अधूरी या टूटी फूटी अलाइनमेंट एक गलती जैसी लगती है जो डिजाइन की विश्वसनीयता को कम कर सकती है। ये ऐसा है जैसे किसी की टाई थोड़ी टेढ़ी हो, आपका ध्यान बार बार वही जाता है। और वाइट स्पेस यानी खाली जगह, मुझे ये बात हमेशा दिलचस्प लगती है। एक तरह से जो डिजाइन में नहीं है यानी खाली जगह, वो उतना ही जरूरी है जितना कि वो है। ये म्यूजिक में खामोशी की तरह है जो अगले नोट को और असरदार बनाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। व्हाइट स्पेस विजुअल पॉज की तरह काम करता है। नए डिजाइनर अक्सर हर कोने को भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि खाली जगह बर्बाद हो रही है, लेकिन असल में व्हाइट स्पेस कंटेंट को सांस लेने की जगह देता है। ये आपकी आंखों को आराम देता है और जरूरी चीजों को अलग दिखाता है। किताब में इसका एक सीधा साधा उदाहरण भी है। 2 डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें हैं, एक में सब कुछ चिपका हुआ है, मार्जिन कम है, लाइनों के बीच जगह नहीं है, और दूसरा खुला खुला है। और कोई भी दूसरे वाले को ही पढ़ना चाहेगा। पहला वाला डरावना और मेहनत का काम लगता है, दूसरा वाला आसान और पहुंच में लगता है। आप मार्जिन बढ़ाकर, पैराग्राफ के बीच स्पेस देकर या जानबूझकर पेज के कुछ हिस्सों को खाली छोड़कर व्हाइट स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये डिजाइन को एक लग्जरी और आत्मविश्वास का एहसास देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सब कुछ समेटें तो ग्रिड सिस्टम और पेज लेआउट के सिद्धांत डिजाइनर को एक ढांचा देते हैं। ये ढांचा रचनात्मकता को सीमित नहीं करता बल्कि उसे एक दिशा देता है। ये अव्यवस्था में व्यवस्था लाने जैसा है ताकि अंतिम परिणाम सुंदर भी हो, व्यवस्थित भी हो और सबसे जरूरी अपना संदेश असरदार तरीके से पहुंचा सके। चाहे आप एक किताब डिजाइन कर रहे हो, एक वेबसाइट या एक साधारण सा ब्रोशर, इन सिद्धांतों को समझना आपके काम को शौकिया से पेशेवर बना सकता है। बिल्कुल, ये वो अदृश्य बुनियाद है जिस पर एक मजबूत डिजाइन की इमारत खड़ी होती है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। अब जब आप इन मूल ढांचों को समझ गए हैं तो अपने किसी भी पसंदीदा डिजाइन को देखिए, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, मैगजीन का कवर हो या आपके फोन का कोई ऐप, और उसमें लेआउट के एक ऐसे नियम को खोजने की कोशिश कीजिए जिसे जानबूझकर तोड़ा गया हो। और फिर सोचिए कि उस नियम को तोड़ने से डिजाइनर ने क्या हासिल किया और उस डिजाइन पर उसका क्या असर पड़ रहा है।